सर आपने माइक ऑफ कर लिया, सर माइक ऑन कर लीजिए आपका। हो गया, ठीक है, चलो ठीक, ओके। आई थिंक आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ओके, तो अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले, जो आपको कल डाउट्स थे वो डाउट्स पहले हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, देन अपनी क्लास आगे चलेगी। यस, अपने डाउट्स वन बाय वन पूछिए कमेंट में। बिट्टू सर वाले पे करना कमेंट। जो भी आपके क्वेश्चंस है वो बिट्टू सर वाले पे आप कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं सर? अक्षांश और देशांतर, 1 सेकंड ओपन करना पड़ेगा आपका चैट। अक्षांश और देशांतर, अभी नोट्स नहीं मिले आपको? पीएच स्टैंडर्ड क्या होता है? पीएच लेवल होता है आप लोगों के साइंस में 7th क्लास की बुक में साइंस में दिया हुआ है। पीएच मान से हम यानी कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है उसका पता करते हैं। तो अम्ल क्षार को नापने के लिए जिस स्केल का यूज होता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। इसमें कुछ डिजिट्स होती हैं, इसका मान होता है 7। ठीक, तो इससे कम होगा और ज्यादा होगा, इससे हमें अम्लीय और क्षारीयता का पता लगता है। क्लियर? तो एक ये अम्लीयता और क्षारीयता को नापने का बोर्ड से नोट्स नहीं मिले आपको, आज मिल जाएंगे। पीडीएफ नहीं मिला अभी तक, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। साउंड तो मेरा ऑडिबल है सभी को, अपना साउंड चेक करिए आप। सर O2 और O3 में कौन सी ज्यादा भारी है? वेरी गुड क्वेश्चन। भारी ऑक्सीजन होगी। सर नाइट्रोजन स्टेबल है या अनस्टेबल? ये आपको स्टेबल को, ये स्टेबल में है। और कोई क्वेश्चन आपका? नोट्स आपको बोर्ड से तो उतारना ही है, पीडीएफ आपको अपनी मेल पर मिल जाएगी। CO2 भारी होगी भाई। अर्थ का फॉर्मेशन देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, वो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट नहीं है। आई थिंक आपको कोई मेजर डाउट नहीं होगा। अपनी स्टार्टिंग अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही थी, डाउट्स तो अभी आगे क्लियर आगे आएंगे आपके सामने, है ना? तो इसके लिए हम ये भी करेंगे कि बाद में मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप हो सकता है तो उसके ऊपर भी अपना डाउट मुझको भेज सकते हैं, और क्लास शुरू होने से पहले आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। जिनका चैट के अंदर छूट जाए, मेजरली 90% डाउट हम लोग इसमें ले लेंगे,
एनसीईआरटी टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे हम या चैप्टर वाइज? ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी के अंदर टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। यूपीएससी में सिलेबस नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में टॉपिक ही पढ़े जाते हैं। टॉपिक मींस जस्ट लाइक अगर आपने साइक्लोन पढ़ा, चक्रवात, तो चक्रवात एक टॉपिक है। अब इसका सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन ये सभी कुछ एक ही बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका A to Z आपको क्लियर करना है। तो बेसिक किताबें कहीं और मिलेगी, कुछ और कहीं से पढ़ना पड़ेगा, फिर न्यूज़पेपर से मैं चक्रवात को कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट मींस हमें टॉपिक पूरा करना है। एनसीईआरटी पूरा होगा। ग्रीनविच लाइन समझ नहीं आई। ग्रीनविच लाइन वो है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। और ये लंदन से क्रॉस करती है और क्रॉस करके नीचे तक आती है। यानी अफ्रीका में आप देखेंगे, अगर एटलस आपका ओपन है तो घाना कंट्री देखो, घाना कंट्री से क्रॉस करती है, नीचे तक आती है। ठीक, तो वो जब हम एटलस करेंगे तो हम थोड़ा उसको और अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। आई थिंक यही शायद लास्ट डाउट है। तो अभी डाउट आपको लास्ट में जब क्लास होगी, क्लास के लास्ट में 10 मिनट्स में आपको काफी सारे डाउट्स मैं आपसे पूछ लूंगा और तब आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी? कल हम लोग पढ़ रहे थे संगठन। किसका संगठन? वायुमंडल का। वायुमंडल का संगठन। और मैंने बताया था आपको संगठन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, गैस, जलवाष्प एंड धूल के कण। क्लियर? तो क्या है ये? प्रभांगी किरण क्या होती है? ये सुबह जो सन की लाइट आती है, 8 मिनट लगते हैं, सबसे पहली किरण को बोला जाता है। ठीक है, तो बार बार मैं अभी डाउट नहीं देखूंगा, आपके डाउट सबसे लास्ट में लेंगे। जिसके भी डाउट हो मुझे लास्ट में अपना मैसेज कर देना। तो गैस, जलवाष्प और धूल के कण। मेजरली क्या होता है कि गैस अपनी क्लियर हो गई, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़े थे, स्थायी और अस्थायी गैसें। क्लियर? तो आज हमें पढ़ना था जल वाष्प। ठीक है, तो इसके ऊपर हम देखते हैं जल वाष्प क्या होती है और कहां से आती है, कहां से आई हमारे पास, और कितना % रहती है, इसका क्या क्या फिनोमेना है, क्या क्या ये इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में डालने वाली है। तो देखिए, वायुमंडल में कितनी जलवाष्प होगी, कितनी हो, ये किस पे डिपेंड करेगा? वायुमंडल के एवरेज टेम्परेचर पर। एवरेज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि वायुमंडल में कितनी जलवाष्प आ सकती है। जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में देरी से सूखते हैं। यानी कि अगर वायु ठंडी है तो उसमें आर्द्रता को अवशोषित कर सकने की क्षमता कम मिलेगी, लेकिन अगर वायु गर्म है तो उसमें आर्द्रता को अवशोषित कर सकने की क्षमता ज्यादा मिलेगी। तो आज के दौर में हमारे वायुमंडल का या पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो औसत तापमान है अपना 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना ये वायुमंडल अपना इतना एवरेज गर्म है। अभी हमारे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हीट है। जैसे दिल्ली के अंदर अभी आप देखेंगे तो पारा लगभग 40 के आसपास तक पहुंच गया है। ठीक, तो 40 के आसपास तक यहाँ समर। लेकिन अगर पोल की साइड जाएंगे तो वहां -50 डिग्री, -60 डिग्री भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो एवरेज आपको कितना मिलेगा? 15 डिग्री पूरी अर्थ का। उतने के अंदर कितना % आ सकती है जलवाष्प? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जलवाष्प की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में होती है 4%। क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवाष्प की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? वो करेगी वायुमंडल के
औसत तापमान पर। औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तापमान पर अधिकतम कितनी जलवाष्प शामिल हो सकती है? 4%। तो 4% तो, लेकिन एक एग्जाम में 4 से 5% ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक, उसने उसको भी सही किया था। तो 4 तो है ही, 4 से लेकर 5% तक हो सकती है। तो उसका उन्होंने जब आरटीआई लगाई तो आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया कि आज ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है और इसमें 4% से कुछ मात्रा में जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता आजकल बढ़ चुकी है। तो आप लोग कितना ध्यान रखेंगे? 4 से 5%। 4 तो 100% है, लेकिन 5 भी अपना याद रखेंगे। 5 नहीं होगी बिल्कुल, डिजिट तो 4 ही आएगी, लेकिन 4 के आसपास जो भी डिजिट हो आपको वो करना है। 4 से कम नहीं करना, 4 से ज्यादा वाला अपना रखना है। ठीक, तो 4 से 5% हमारी क्या होती है? जलवाष्प। अब ये जलवाष्प आई कहां से? कल हम बात कर रहे थे कि हमारी अर्थ के अंदर जब रिवॉल्व कर रही थी, हमारी अर्थ रोटेशन जब कर रही थी, तो जब ये हमारे, देखो अर्थ क्या कर रही है? अपने एक्सिस पर घूम भी रही है और घूमते हुए सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो जब ये अर्थ घूम रही थी तो हल्की चीजें ऊपर की तरफ आई और भारी चीजें सेंटर की तरफ गई। आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा, इसे हम कोर कहते हैं, हमारे अर्थ का कोर। और बाहर जब आया तो बाहर की तरफ लावा और जलवाष्प, गैसें सब ऊपर की तरफ आई। और तेजी से जब अर्थ घूम रही थी उस टाइम, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो उन्हीं की वजह से हमारा वायुमंडल का फॉर्मेशन हुआ। हमारी अर्थ में ग्रेविटी थी तो वो हमें छोड़कर कहीं दूर नहीं जा पाया। तो जलवाष्प आई हमारे पास। अब देखिए जलवाष्प कैसी चीज है? भारी। ये भारी चीज है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपने कभी खाना बना रहे हैं, खाना बनाते ऊपर अपने प्लेट रख दी उसके ऊपर, तो प्लेट रख करके अगर आपने उसको उठाकर कहीं और रखा दोबारा, तो वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हुई है वही है जलवाष्प। तो जब तक वो भाप थी तो जलवाष्प, और जब पानी में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा? वो उसको कहते हैं संघनन होना। संघनन। संघनन का मतलब होता है जलवाष्प गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? बारिश का होना संघनन नहीं है, यानी कि जलवाष्प का गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना क्या है? संघनन। अब आपको यहां बहुत अच्छी एक बात याद रखनी है। कल आपका क्वेश्चन था, आपके जो लास्ट में आपने क्वेश्चन जो पूछे थे उसमें एक क्वेश्चन था बारिश कैसे होती है। तो उस बारिश के होने से इसका संबंध है। अच्छा, उससे पहले एक और बात सुनो आप। कल मैंने आपको ये कहा था कि आपको डाटा याद नहीं करने, आपको कंसेप्ट याद करने हैं। कही थी क्या? तो जब मैंने आपसे कहा था कि डाटा याद आपको नहीं करने हैं, लेकिन आपको डाटा की जरूरत पड़ने वाली है, आपको 10% डाटा के साथ चलेंगे और 90% कंसेप्ट, जो भी उसका टॉपिक का कंसेप्ट होगा। तो मेजरली रोल तो है कंसेप्ट का, लेकिन अगर डाटा आपके पास में होंगे तो आप यहाँ पे इजीली पहुंच जाएंगे या अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर आप डेली शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास, तो आप श्योरली आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मैंने आपको एक टाइम दिया और एक वजह दी पढ़ने के लिए। कंसेप्ट तो एक यही है कि आपको अंदर खुद को जिद है कि मुझे आईएएस बनना है। कंसेप्ट तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन एक वजह भी होनी चाहिए। जब हम किसी को, अगर मैं कहूं कि एक मंदिर है पहाड़ पर और वहां जितने भी लोग गए हैं सभी आईएएस बन गए हैं, तो मैंने एक डाटा दिया आपको, तो आप क्या करेंगे? आप भाग करके उस मंदिर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक? तो डाटा आपको लेकर चलना है। तो डाटा में मैंने अभी क्या बताया? 4% से लेकर 5%। अब मान लीजिए एक हमारा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक? यानी किसी भी वायु की कैपेसिटी
किसको, आर्द्रता को ग्रहण करने की कितनी होगी, 100। अगर मानिए ये रूम है और इस रूम में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी है, 100 में से 100 मार्क्स लाने की। क्लियर? तो कैपेसिटी हमेशा 100 होती है कि 100 में से 100 नंबर हम ला सकते हैं, 100 में से ना 101 ला सकते हैं और 99.99 फिर वो हमारी क्षमताओं पर शक है। दैट मीन्स कि आप 100 यहां पे स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन बैठ सकते हैं, बैठे तो नहीं है। बैठे मान लीजिए कितने हैं, इसमें हो सकता है कि 60 बच्चे बैठे हों। तो जो इसकी क्षमता जब हम बताएंगे तो क्षमता के साथ इसका रिलेशन जब करेंगे हम कि इतनी क्षमता है और इतने बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, इसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। दोबारा सुनिए एक बार, सापेक्षिक का मतलब ही होता है किसी के सापेक्ष। सापेक्ष होने के लिए यानी तुलना करना है हमें, तो तुलना किससे करना है, कितनी कैपेसिटी और कितने प्रेजेंस हैं। रूम में कैपेसिटी है 100 बैठने की और 60 बच्चे आज क्लास में बैठे हुए हैं, इनका जब रेशो निकाला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वायु की क्षमता कितनी है और वायु में कितने वाटर पार्टिकल मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं केवल ये कहूं कि वायु में 60 वाटर पार्टिकल मौजूद है, केवल मैं संख्या बता रहा हूं, उसकी क्षमता के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, तो इसको कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक, एब्सोल्यूट नंबर। आप चाहे नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। लिखिए निरपेक्ष आर्द्रता, वायु में किसी निश्चित समय में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा, किसी भी समय में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। नंबर सेकंड डालिए, सापेक्षिक आर्द्रता। लिखिए, सापेक्षिक आर्द्रता का अर्थ होता है, सापेक्षिक आर्द्रता का अर्थ होता है वायु की आर्द्रता ग्रहण कर सकने की क्षमता, वायु की आर्द्रता ग्रहण कर सकने की क्षमता और उसमें मौजूद जलवाष्प के कण, जलवाष्प के कण। जैसा भी क्लास होगी वो सबको आपको पता लग जाएगा। जहां तक कि आपकी क्लासें 5 दिन होंगी वीक में, है ना, अगर पूरा वीक होगा तो उसको भी देख लेंगे, है ना। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कभी कभी मुझे भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, तो उस समय आपकी क्लास हो सकती है बंद भी रहे, सैटरडे संडे। 5 दिन तो रेगुलर आपकी क्लास होनी होनी, ठीक। हाँ, जलवाष्प और आर्द्रता एक ही समझ सकते हो आप, एक ही है। हो गया सभी का नोट? चलते हैं आगे। अब देखिए, हमारा अगर वायुमंडल को हम माने कि हमारा वायुमंडल धरातल से शुरू होकर और जहां तक भी जा सकता है वहां तक है, तो वायु का पूरा, यानी कि वायु के क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉलम होते हैं वायु में। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, है ना। ऐसा क्यों है? मानिए इस जगह पर वायु का तापमान ज्यादा है, वायु का टेम्परेचर है सपोज करिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर गए, ऊपर तापमान हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर गए, ऊपर तापमान हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर भी अलग अलग है।
और मैंने अभी आपको बताया था जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी। क्लियर? तो जब आपको मैंने देखो, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगी। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर टेम्परेचर से इसका जुड़ाव है तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। बात समझ गए ना आप? क्योंकि कंसेप्ट क्या है, टेम्परेचर से क्या जुड़ा हुआ है, ह्यूमिडिटी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम इसको यहां पर अप्लाई करें तो आप जानते हैं कि इक्वेटर एरिया पे टेम्परेचर ज्यादा है और पोल पर टेम्परेचर कम। तो सीधा सीधा सा हमें एक बात समझ में आ रही है कि इक्वेटर लाइन के पास क्या होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, पोल के पास आर्द्रता कम होगी। नंबर सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए हम धरातल से हाइट की तरफ किसी माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि माउंटेन पर चढ़ने पर भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना? और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आर्द्रता को वहन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो भी आर्द्रता कम हो जाती है, और धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर भी आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर कम हो जाएगी। नंबर सेकंड थिंग कि धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर भी आर्द्रता कम हो जाएगी। हो गया सभी का नोट? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर नंबर कितना है। मानिए एयर का एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर 60 पार्टिकल क्या है, वाटर वेपर। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट नंबर कितना है? आज मैं आपसे पूछूं कि क्लास में कितने बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कितने पार्टिसिपेंट हैं? 115, 115। तो 115 पार्टिसिपेंट ने आज ज्वाइन किया हुआ है, तो 115 क्या है, एब्सोल्यूट नंबर है। लेकिन कैपेसिटी कितनी है, कितने आ सकते हैं? कितने भी आ सकते हैं, कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूं मैं? बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता हूं। ठीक, तो जब मैं कहूंगा कि मैं मान लीजिए अगर 1000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं और कितनों को पढ़ा रहा हूं अभी, 115 को, तो इनका जब रिलेशन निकाला जाएगा, ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ गए आप? और कोई क्वेश्चन आपका? ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, देखेंगे वो कैसे डिक्रीज होता है। फिर तो माउंट एवरेस्ट पर टेम्परेचर लगभग मानिए कि वहां पे 100-200 डिग्री तो होना चाहिए आपके कंसेप्ट के हिसाब से। हाँ, फिर वहां पे बर्फ क्यों जमी है? अगर हाइट पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो माउंट एवरेस्ट पर तो रेगिस्तान होने चाहिए थे वहां पे, है ना? ऐसा नहीं है, देखते हैं कि क्यों कम होता है। पहले इस कंसेप्ट को समझिए। अब मानिए कि धरातल के समीप एक एयर का कॉलम है, इस कॉलम की कैपेसिटी कितनी है, 100, और इसमें मौजूद कितने हैं, 60 वाटर पार्टिकल हैं। अब देखिए, बादल यानी कि वायु के संतृप्त होने के लिए, संतृप्त यानी सैचुरेशन मोड, वायु को सैचुरेशन मोड पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी क्षमता है उतने ही वाटर पार्टिकल इसमें शामिल हो जाएं। जैसे क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, 100 ही आकर बैठ गए तो क्लास सैचुरेशन मोड पे पहुंच गई। अब इसमें एक भी बच्चा नहीं बैठ सकता, तो क्या होगा? अब आपसे यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी क्या पूछेगा, वायु किन दशाओं में संतृप्त हो सकती है, सही कूट की पहचान करें। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप मेरा? क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? क्वेश्चन उसने ये पूछा कि वायु किन वायुमंडलीय दशाओं में संतृप्त हो सकती है, उचित कूट की पहचान करें और सही
विकल्प का चुनाव करें। क्लियर? अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिएगा, कैपेसिटी कितनी थी? 100। कितना है? 60। अब दो तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है। या तो मैं 40 पार्टिकल्स बाहर से लाके इसमें मिला दूं। बात समझ गए आप? 40 पार्टिकल यहां पे लाके मिला दूं, या इस एयर के कॉलम को ऊपर उठा दूं। अगर ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है तो कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए ये एयर का कॉलम था और ये ऊपर उठा, और ऊपर उठने पर इसकी कैपेसिटी हो गई 80। मौजूद कितने हैं? 60। क्लियर? और ऊपर उठा और फिर एक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर इसकी कैपेसिटी हो गई 60 और मौजूद कितने हैं? 60। तो एक तो नीचे सैचुरेशन मोड पे हो सकता है जब बाहर से लाके डालें, एक यहां पे सैचुरेशन मोड में हो सकता है जब वायु की कैपेसिटी कम कर दी जाए। अगर किसी भी वजह से ये वायु अब थोड़ा सा और ऊपर उठती है तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 59। लेकिन मौजूद कितने थे? तो क्या अब इसके अंदर बैठ सकता है कोई? तो अब क्या होगा? एक वाटर का पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आया? दोबारा सुनिए, कैपेसिटी थी 100, मौजूद कितने थे? 60। अब ये सैचुरेशन मोड पे पहुंचानी है मेरे को। कैसे पहुंचेगी? या तो मैं 40 पार्टिकल यहां पे लाके डालूं, या कैसे जाएंगे? 40 लाके इसमें बैठा दूं मैं, या दूसरा एक काम करूं कि मैं इसको ऊपर उठाना शुरू करूं वायु को। तो वायु जब ऊपर उठेगी तो वायु की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। मैंने आपको कल कहा था कि ज्योग्राफी में सारी चीजें तर्क संगत हैं, कोई हवाबाजी नहीं, हर चीज का तर्क है। अगर तर्क आपके पास है तो आपका आंसर अच्छा होगा, तर्क आपके पास नहीं है तो कोरी कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं में नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग रेगुलरली कमेंट ना करें, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मैं बार बार चैट को देखने से क्लास डिस्टर्ब होती है। क्लियर? मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, मैं बोलकर लिखवाई इसीलिए रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा इजीली लिख सकें। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे मैसेज ब्लिंक करता है मेरे को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में आपके लिए 15 मिनट रखूंगा, जो भी डाउट आपके होंगे उसको आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? 40 लाके डाले तो सैचुरेशन मोड पे पहुंच गई, ऊपर उठी तो क्या हुआ? इसकी कैपेसिटी कम हो गई और 60 पार्टिकल तो मौजूद थे, यहाँ पे संतृप्त हो गई। और किसी भी वजह से अगर ये थोड़ा और ऊपर उठती है तो एक वाटर की बूंद नीचे गिर जाएगी। इसी को कहते हैं वर्षा का होना। वर्षा का होना। क्लियर? तो सवाल आपसे मैंने क्या बताया? पहला यूपीएससी का पहला क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किन कंडीशंस में बढ़ेगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हर टॉपिक में याद रखेगा क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, ठीक? नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं आपको? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है कि हमें यह याद रखना पड़ेगा कि किन कंडीशन बढ़ेगी, वो तो हम यहां बता देंगे। दूसरा पूछेगा वर्षा होने की संभावनाएं, वर्षा होने की संभावना किस पर डिपेंड करेगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? क्वेश्चन पूछेगा वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और उसमें मौजूद आर्द्रता दोनों का संबंध सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। क्लियर? दूसरा उसने सेंटेंस लिखा आपसे कि वर्षा होने की संभावनाएं सापेक्षिक आर्द्रता पर ही निर्भर करती हैं। अब आपसे ऑप्शन पूछेगा कौन कौन से सही हैं? ए सही, ए मतलब ए कथन है और आर उसका रीजन है मान लीजिए। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन उसने आपसे पूछा कि कथन ए सही और आर ए को उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। कथन ए सही, आर उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कथन ए गलत, आर सही, और कथन ए सही आर गलत। तो चार ऑप्शन बना जाएगा।
वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वर्षा होने की संभावना किस पर निर्भर करेंगी? सापेक्षिक आर्द्रता पर। अब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपना अप्लाई करो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इक्वेटर एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी यहां पर बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता यहां पर ज्यादा होगी, इसका मतलब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और इसका अच्छा एग्जांपल सुनो, कभी आपने सोचा है कि ओले सर्दियों में क्यों गिरते हैं, या ओले गर्मियों में कभी क्यों नहीं गिरते? मेजरली सर्दियों में क्यों गिरते हैं? क्योंकि सर्दियों में क्या हुआ, सर्दियों में क्या होगा कि जो नीचे वायु है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, और जब वायु उसका टेम्परेचर कम है तो वायु का टेम्परेचर कम होने पे इसकी क्षमता भी घट जाएगी। मान लीजिए इसकी क्षमता कुछ भी है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो इसमें जो आर्द्रता मिली वो भी कम मिलेगी। मानिए क्षमता है इतना और आर्द्रता कितनी मिली इस टाइम? इतना, क्योंकि किसी भी वायु का क्षमता तो 100 ही होगी ना, मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि वायु गर्म ही नहीं है अब, तो गर्म होगी तभी तो आर्द्रता शामिल करेगी। अब क्या होगा कि अगर ये वायु किसी वजह से ऊपर उठती है तो ये बहुत हाइट पे जाके कंडेंसेशन होगा, यानी यहां पर इसकी 20 कैपेसिटी हो जाएगी और 20 ही इसमें क्या हो जाएंगे? वाटर पार्टिकल्स। तो ये अब इतनी हाइट पे चली गई है कि जब कंडेंसेशन होता है तो वो गैसियस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब लिक्विड में नहीं होगा, क्योंकि वो माइनस में जाके कंडेंसेशन हो रहा है। अगर मानिए यहां पे कंडीशन ऐसी है कि इसकी कैपेसिटी है 100 और इसमें वाटर पार्टिकल 90 मौजूद हैं, तो कंडेंसेशन यहीं पर ही हो जाएगा। तो ओले गिरने हैं या बारिश होनी है वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि कंडेंसेशन किस हाइट पे जाके होगा। और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि वायु में कितने वाटर पार्टिकल आएंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके टेम्परेचर पर। तो सीधा सा कंसेप्ट आपका काम करेगा कि सर्दियों में वायु का टेम्परेचर कम है तो उसमें आर्द्रता भी कम आएगी। क्लियर? और गर्मियों में उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें आर्द्रता भी ज्यादा होगी। तो गर्मियों में जब हवा ऊपर उठेगी तो वो नीचे ही कंडेंसेशन हो जाएगा, और सर्दियों में काफी हाइट पे जाके कंडेंसेशन होगा, इसलिए क्या करेंगे? ओले। बात क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो इस दोनों चीजों को आप लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। लिखिए, नंबर फर्स्ट, वर्षा होने की संभावनाएं, वर्षा होने की संभावनाएं सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती हैं। वर्षा होने की संभावनाएं सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती हैं। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब है एब्सोल्यूट, जो मैंने बताया था, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ह्यूमिडिटी। क्लियर? नंबर सेकंड, एक नीचे स्टार पॉइंट डालो, यहां पे स्टार पॉइंट, इसमें साथ साथ लिखिए शीतकाल में ओलावृष्टि, शीतकाल में ओलावृष्टि इसलिए होती है कि शीतकाल में ओलावृष्टि इसलिए होती है कि वायु की आर्द्रता ग्रहण कर सकने की क्षमता वायु की आर्द्रता ग्रहण कर सकने की क्षमता कम होती है। कम होती है तथा संघनन, बोर्ड पे देख लेना, तथा संघनन अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर होता है।
अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर होता है जहां जलवाष्प सीधे ही ठोस कणों में परिवर्तित हो जाती है। जहां जलवाष्प सीधे ही ठोस कणों में परिवर्तित हो जाती है। हो गया सभी का? पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए ग्रीष्म काल में ओलावृष्टि इसलिए नहीं होती कि ग्रीष्म काल में ओलावृष्टि इसलिए नहीं होती क्योंकि वायु में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक पाई जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इस कारण जब यह वायु ऊपर उठती है, जब यह वायु ऊपर उठती है तो कम ऊंचाई पर ही संतृप्त हो जाती है। कम ऊंचाई पर ही संतृप्त हो जाती है। बात समझ में आ गया? अगर कोई अब आपसे पूछता है कि पहाड़ों में बर्फबारी क्यों होती है, तो आपके पास मस्ट आंसर है यस और नो? आपसे कोई पूछे पहाड़ी एरिया में बर्फ क्यों गिरती है, स्नोफॉल क्यों होता है, तो आप आंसर तो दे सकते हैं। यस, वेरी गुड। किसने दिया? प्रतेश, वेरी गुड। नेहा, चलिए चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए सभी। कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं समझ में आया अभी भी? टेम्परेचर क्यों कम होगा, वो उसका भी कंसेप्ट आने वाला है, वो कंसेप्ट हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्यों कम हो जाएगा ऊपर। ठीक, तो आई थिंक आगे चलना चाहिए। अब जलवाष्प से संबंधित एक चीज और सुन लीजिए। हमारे वायुमंडल में जलवाष्प एकमात्र ऐसी चीज है, ये मान लीजिए जलवाष्प का कोई पार्टिकल है, तो सन से जब लाइट आ रही होगी तो ये इसको भी एब्जॉर्ब करेगा, और अर्थ से जब टकराकर लाइट वापस जा रही होगी तो इसको भी एब्जॉर्ब करेगा। इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन, इसको बोला जाता है सौर्य ताप। सौर्य ताप, और इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण यानी पार्थिव मीन्स पृथ्वी, तो पृथ्वी से जो विकिरण टकरा कर जा रही हैं या फिर जो लॉन्ग वेव्स जा रही हैं, इन्हें हम इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए, और यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, अवरक्त तरंगे। वैसे ये नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, लेकिन यहीं पर ध्यान रखें कि यूपीएससी ने ऑप्शन में क्या दिया था, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड तरंगे ही हैं ये पार्थिव तरंगे, इनसे ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, हमारे वायुमंडल में एकमात्र ऐसी चीज है जलवाष्प जो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनकमिंग चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। आउटगोइंग को तो कर लेंगे सभी, लेकिन इनकमिंग को केवल कौन करेगा? ये। बेसिकली होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। आप लोगों ने तरंग दैर्ध्य का नाम सुना होगा।
जो साइंस वाले हैं वो जानते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होगी। जो साइंस वाले नहीं हैं वो एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी तरंग शृंग और गर्त बनाकर चलेगी, इन दो शृंगों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, और डिस्टेंस बिटवीन टू डीप, यानी दो गर्तों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, या तो क्या हो, ए किसके बीच दूरी, दो शृंगों के बीच दूरी, या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य। बात समझ गए आप। अब देखिए मैं दो तरह के वेव्स बना रहा हूं, एक वेव मैंने बनाई ये, और एक वेव मैं बना रहा हूं ये। तो ये वाली जो तरंग दैर्ध्य होगा ये इससे छोटा होगा। क्लियर। तो आपने क्या देखा, आवृत्ति बढ़ गई। तो आवृत्ति मैं इधर लिख रहा हूं, और तरंग दैर्ध्य, इन दोनों में क्या होगा, उल्टा संबंध होगा। यानी अगर आवृत्ति बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य अगर छोटा हो गया तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, तरंग दैर्ध्य अगर बड़ा हो गया तो आवृत्ति घट जाएगी। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है केवल इस छोटी सी चीज को याद रखें कि तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, दो शृंग और गर्तों के बीच की दूरी हो। क्लियर। और जब भी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, और जब भी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा तो आवृत्ति भी घट जाएगी। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। ये कौन है जो नॉट ऑडिबल, किसी पर्टिकुलर को मेरी आवाज नहीं आ रही, वो अपने साइड से चेक करे, है ना। अभी बाकी सभी को मेरी साउंड क्लियर आ रहा है। ठीक। अच्छा देखो, सन से जो लाइट आती है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट वेव्स होती हैं। क्लियर। बहुत ज्यादा शॉर्ट वेव्स होती हैं, तो इनकी आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा होगी। शॉर्ट वेव्स हैं तो शॉर्ट वेव को हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्लियर। और जब टकराने के बाद कोई भी चीज जब एब्जॉर्ब करने के बाद विकिरण के फॉर्म में ऊपर जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से आप समझिए कि आपने एक कार धूप में खड़ी की हुई है। क्लियर। आपने एक कार थी उसको धूप में खड़ा किया है आपने। अब क्या होगा, सन की लाइट इसके ग्लास से अंदर तो चली जाएगी क्योंकि वो आने वाली क्या है, शॉर्ट वेव्स। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाके गर्मी में धूप में बैठेंगे तो आपको एक परम ज्ञान प्राप्त होगा। परम ज्ञान क्या है, ग्रेट नॉलेज। वही नॉलेज है जो बुद्ध को, महावीर को बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। बात समझ गए ना आप। तो ये ग्रेट नॉलेज ऐसे ही मिलती है जैसे न्यूटन को आम के पेड़ के नीचे मिल गई, और सेब का पेड़, आम का नहीं, तो उसके नीचे उसको ग्रेट नॉलेज मिली। तो आपको भी एक ग्रेट नॉलेज मिलेगी कि अभी हमें इस कार के चारों दरवाजे खोल देने चाहिए, अभी इसके अंदर नहीं बैठना चाहिए था। बात समझ गए ना आप। क्यों, क्योंकि गाड़ी के अंदर से जब वो एब्जॉर्ब हो रही है और एब्जॉर्ब होकर जब वो बाहर निकलेगी तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में निकलो, सॉरी लॉन्ग वेव्स कन्वर्ट हो जाएगी, और लॉन्ग वेव्स क्या होगी, हमारी गाड़ी के चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो बाहर नहीं आ पाएगी। क्योंकि बाहर से कौन सी गई, शॉर्ट वेव, तो शॉर्ट वेव तो बाहर आ जाती। क्लियर। लेकिन लॉन्ग वेव इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे, इसकी वजह से अंदर इसमें बहुत गर्मी हो चुकी होगी। बात समझ गए आप। लेकिन वाटर पार्टिकल ने क्या किया, ये शॉर्ट वेव को भी एब्जॉर्ब कर रहा है और लॉन्ग वेव को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ गए आप। तो केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो कि इनकमिंग सोलर एनर्जी और आउटगोइंग सोलर एनर्जी, इन दोनों को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। बात समझ में आई को मेरी, यस और नॉट।
यस और नो? यहां तक क्लियर है सभी का? ओके, चलिए। तो जलवाष्प में 4 चीजें आपको सीखनी थी, मैं चारों को शॉर्ट में 1 सेकंड में बता देता हूं। नंबर 1, 4 से 5% होगी। यह किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। नंबर सेकंड थिंग, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ह्यूमिडिटी घटती है, इक्वेटर पे ज्यादा, पोल पे कम। और जब हम धरातल से हाइट की तरफ जाएंगे तो भी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। क्लियर? एंड नंबर थर्ड कंसेप्ट क्या बताया मैंने आपको कि जलवाष्प सूर्य से आने वाली और धरातल से वापस लौटाई जाने वाली दोनों ही चीजों क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ गए? और नंबर 4 थिंग मैंने आपको बताई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 4 ही कंसेप्ट इसमें बनते हैं, 4 के अलावा 5वां कहीं से क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा आपसे। अगर इन चारों पर आपकी कमांड हो गई तो जलवाष्प के लिए आप बिल्कुल खुले हैं मैदान में, आप कितना भी खेल सकते हैं। बात समझ गए? तो चारों चीज अपना याद रखना। अब लास्ट इसका टॉपिक जो बचा है संगठन में, उसको कहते हैं धूल के कण। डस्ट पार्टिकल। देखिए, आपने कभी अंधेरे रूम में अगर खिड़की खोली हो धूप में, या ऊपर आपके सन की लाइट आ रही है और आपने खिड़की खोल ली, तो उस खिड़की के खुलने पे आपको क्या फील होता है कि डस्ट पार्टिकल उस रूम से, उस खिड़की में से आपको दिखेगा धूप के साथ कि डस्ट पार्टिकल काफी सारे उड़ रहे हैं। तो कभी आपने सोचा है कितने सारे डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आ गए? सोचा है क्या आप लोगों ने कभी कि इतने सारे डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आए हैं? चलिए आप सोच के मुझे बताइए कि ये कहां से आए होंगे। मैं आपकी चैट देख रहा हूं, बताइए इतने सारे डस्ट पार्टिकल आए कहां से? ये ऐसा तो नहीं है फोन वोन रख के आप लोग भूल गए? सॉइल से आए, वेरी गुड, चलो सॉइल से भी आता है। और पॉल्यूशन, वेरी गुड। और बताइए, यूनिवर्स, यूनिवर्स से आएगा, चलो ठीक है। एयर में होते ही हैं, एयर में अपने आप आ जाएगा। सॉइल, पॉल्यूशन, वॉल्केनो, वेरी गुड, वॉल्केनिक इरप्शन, साल्ट, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारी अर्थ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो इनसे क्या निकलेगी? राख। ये राख हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगी। नंबर सेकंड, उल्काएं। उल्काएं जब हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर एंटर करेंगी तो वो बर्न हो जाती हैं, जिसको आप लोग कहते हैं तारे का टूट जाना। कहते हैं ना आप लोग, तारा टूट जाना। तो बेसिकली कोई तारा वारा नहीं टूटता, वो उल्काएं हैं जो कि हमारे ग्रेविटी क्षेत्र में आ गई हैं और हमारे अर्थ की तरफ खिंच रही हैं। और अभी आप लोगों ने अगर 6 दिन पहले न्यूज़पेपर देखा हो तो राजस्थान में एक जगह है जालौर, जालौर में एक उल्का गिरी और इसने 5 फीट गहरा गड्ढा बना दिया। इस उल्का में 80% आयरन था। बस समझ गए? राजस्थान में जिला है जालौर। अभी 5 दिन पहले का न्यूज बता रहा मैं आपको। 5 फीट गहरा इसने क्या बनाया? गड्ढा, और उसको ले जाकर लेबोरेटरी में दे दिया है कि इसको देखो क्या क्या कैसे कैसे बना हुआ है। इट मीन्स कि इससे जो राख मिली, क्योंकि जलने पर क्या मिलेगी? राख, तो उल्काओं से राख। ठीक। नंबर नेक्स्ट, हवाएं। हवाएं जब चलेंगी तो ये भी डस्ट पार्टिकल को एटमॉस्फेयर में शामिल करेंगी।
नंबर नेक्स्ट, साल्ट लेक यानी कि खारे पानी की झीलें। इनसे उड़ रहा नमक प्लस समुद्र से वाष्पीकरण के दौरान क्या निकलता है? नमक, सॉल्ट। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, जब हम जैविक ईंधन जलाते हैं, जैविक ईंधन, अब देखो जैविक में दो चीज आती हैं, पेड़ और जंतुओं से बना हुआ यानी कि गैस, या कभी कभी हम ह्यूमन को सीधा जलाते हैं तो गैस जलाएंगे तो ये तो बहुत कम पॉल्यूशन करेगी। लेकिन मान लीजिए हमने किसी ह्यूमन को जलाया, मानव, इससे पेड़ के जलाने से जो कालिख निकलेगी, कालिख, और इस कालिख का एक नाम और है, इसे कहा जाता है काला कार्बन, ब्लैक सूट कहते हैं, काला कार्बन। और आपको मैं बता देता हूं, यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान रखना। और जब ह्यूमन को जलाते हैं या किसी जंतु को जलाते हैं तो इससे निकलते हैं भूरे कार्बन। क्या निकलेगा? भूरे कार्बन। तो काले कार्बन और भूरे कार्बन दोनों को याद रखना। अब यहीं से मैं जुड़ी एक चीज आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कालिख और भूरे कार्बन किसी ऐसे एरिया में, आप लिखना चाहते हैं क्या? पहले इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। सुनिए, अगर मानिए कि ये कालिख या भूरे कार्बन किसी ऐसे रीजन में जाके जमा हो जाएं जो कि हिम वाला एरिया है या जहां पर बर्फ जमी रहती है। क्लियर? तो बर्फ का मेजर रोल क्या है? बर्फ क्या काम करती है? बर्फ ये काम करेगी कि अगर मान लीजिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, सन से लाइट आई, तो इससे टकरा करके ये वापस ऊपर चली जाएगी, रिफ्लेक्शन का काम करेगी बर्फ। लेकिन अब क्या हुआ कि इस बर्फ के ऊपर क्या जमा हो गया? काला कार्बन। बात समझ आ गया? तो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रभावी कारक एक काला कार्बन और भूरे कार्बन भी होते हैं। इनसे जुड़े परिणामों को पहचानें और सही कूट की पहचान करें। बात समझ गए आप? क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछा कि भूरे कार्बन और काले कार्बन जलवायु परिवर्तन में अहम योगदान देते हैं और इनसे जुड़े परिणामों को पहचानें और सही कूट की पहचान करें। तो आप मुझे बताइए कि आपने एक शीशा रखा हुआ था पहले, उससे टकरा करके हवा, ये सॉरी, जो लाइट आ रही थी ये ऊपर चले गई, लेकिन शीशे के ऊपर आपने क्या किया? एक काला कागज रख दिया, तो क्या तभी भी उतनी लाइट जाएगी? नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा? काली चीज एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी और ये ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और पानी बन जाएगा, तो सी लेवल को बढ़ाने में काम आएगा। तो ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? जितने ज्यादा पेड़ों को जलाया जाएगा, जितना ज्यादा जंतुओं को जलाया जाएगा, इनसे भूरे और काले कार्बन निकलेंगे। क्लियर? और अगर ये किसी बर्फीले एरिया में जाके जम जाएंगे तो बर्फीले एरिया में जमने के बाद ये क्या करेगा? ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो लाइट ये जा रही है अर्थ से टकराकर, इसको कहा जाता है अल्बीडो। अल्बीडो, एल्बिडो कहते हैं, यानी कि धरातल की किसी भी सतह से कोई भी चीज टकरा कर अगर वापस जाए, यानी लाइट अगर वापस जाए, तो आपसे ये पूछ सकता है पृथ्वी का अल्बीडो कितना है? सन से आने वाली लाइट का कितना %, यानी कि बिना टकराए, यानी टकरा कर वापस चला जाएगा और अर्थ को गर्म करने में काम नहीं आएगा। 35 यूनिट भाग। सन से अगर 100 यूनिट भाग आई लाइट, तो 35 यूनिट तो चली गई, वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में कोई योगदान उसका नहीं होगा, तो ये अल्बीडो घट जाएगा।
पहले 35 जा रहा था, अब 25 ही जा रहा होगा, लेकिन आने वाले में कोई कमी थोड़ी आई है। तो ये आने वाला गया कहाँ, इसको हमने एब्जॉर्व कर लिया, और जब एब्जॉर्व कर लिया तो इसने इस ग्लेशियर को पिघला दिया। ग्लेशियर पिघलेगा तो बहुत सारी घटनाएं अब घटना शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कि इससे क्या क्या परिणाम साबित होंगे, या आप एक बार सुन लीजिए क्या क्या हो सकता है इससे शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, कृषि क्षेत्र कम हो जाएगा, कृषि क्षेत्र कम हो जाएगा, आवासीय क्षेत्र कम हो जाएंगे, आवासीय क्षेत्र कम हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट और क्या काम होगा, आप लोगों ने जब कोल्ड ड्रिंक पीनी कभी पी हो जिंदगी में, या फिर कभी पीते भी हो, जिसको शौक हो पीने का, या सभी ने एक एक बार तो कभी ने कहा पी होगी, तो उसको ठंडा पिया है या गर्म पिया है आप लोगों ने? ठंडा पिया है। क्यों पिया है? क्योंकि उसने क्या किया है, उसमें CO2 है, और अगर आपने उसको गर्म पिया है तो वो CO2 उसमें से निकल गई, और अब उसने आपको मजा नहीं दिया जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए थे। तो आप उसको दोबारा ठंडी करते हैं, और जैसे ही वो ठंडी करेंगे तो वो CO2 को वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी। बात समझ गए आप? तो जो भी ठंडी चीजें हैं, चाहे वो हमारे समुद्र हैं या हिम क्षेत्र हैं, इन सभी ने बहुत बड़ा CO2 अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। बात समझ गए आप? और सोचिए कि जब ये गर्म होंगे तो कितना CO2 ऊपर निकल आएगा। कभी सोचा है आप लोगों ने कि अगर ग्लेशियर कभी पिघल गए तो ये सारा CO2 एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और CO2 क्या काम करेगा, इनकमिंग जो आ रही है उसको रोक लेगा, ग्लोबल वार्मिंग फिर बढ़ेगी। एक साइकिल है। CO2 ने क्या किया, पहले कालिक आई, कालिक ने जो इसको कर दिया, ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियर पिघलने से क्या निकला, CO2, CO2 वापस से वायुमंडल में आया। तो इनकमिंग के लिए तो सभी पारदर्शी हैं, लेकिन इससे टकरा के जब वापस जा रहा था तो उसको रोक लिया कि भैया अब तुम कहां जा रहे हो। तो दोबारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, उससे क्या पिघले, उससे दोबारा से ये ग्लेशियर पिघले, समुद्र गर्म हुए, और ज्यादा CO2 निकली। तो अब क्या करें भाई? तो आप एक चीज मान के चलिए कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कभी रोक नहीं सकते। बात समझ गए आप? ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग ये नेचुरल फिनोमेना है। बात समझ गए आप? लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। बात समझ गए आप? इसको रोक दें ऐसा नहीं है। आप सोचे कि हम इसको कभी रोक सकते हैं, रोक तो हम कभी सकते ही नहीं, ठीक है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग आनी है। जो आपने आइस एज मूवी देखी है वो बिल्कुल सही है। अभी आप लोग देखेंगे तो यूरोप में 4 बार आइस एज आ चुका है। कौन सा? गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये 4 आइस एज थे, और इन चारों के बीच में जो टाइम पीरियड था वो सभी ग्लोबल वार्मिंग का टाइम था। बस समझ गए? ज्योग्राफर प्रेजेंट की घटनाओं के साथ साथ क्या फ्यूचर में होने वाला है उसका भी ध्यान रखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब कभी आपसे यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको फ्यूचरिक यानी कि अप्रोच के साथ लिखें कि उसका फ्यूचर क्या है इस समस्या का। जैसे आपसे समस्या पूछी कि कृषि का उत्पादन घट रहा है, तो कृषि का उत्पादन घट रहा है, समस्या तो उसने उसको मालूम ही है खुद को, तो समस्या उसको और बता के हम क्या करेंगे? हमें क्या करना क्या है, हमें उस समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी देना है कि मेरे ये तरीके हैं, मैं ऐसा सोचता हूं। बस समझे? अमेरिका में, ये आपका क्या कमेंट आ रहा है, अमेरिका में बहे हैं मतलब कौन है ये? दीपक शर्मा।
आपका कमेंट मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, तो आप डस्ट पार्टिकल को थोड़ा सा लिखिए, लिखिए। जो स्रोत है वो तो आपको समझ में आ गए कौन कौन से स्रोत से मिलेगा, तो कॉमा लगा लगा के लिख लीजिए। लिखिए नंबर 1 ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी राख, धूल के कण, उल्काओं की राख, उल्काओं की राख, खारे पानी की झीलों और समुद्र से उड़ा हुआ नमक, खारे पानी की झीलों और समुद्रों से उड़ा हुआ नमक। नंबर नेक्स्ट, जैविक पदार्थों से निकले ब्लैक कार्बन, काले कार्बन और भूरे कार्बन, ब्लैक कार्बन और भूरे कार्बन। यहां पे एक स्टार पॉइंट डालिए सभी और लिखिए इसमें, जब कभी भूरे कार्बन और काले कार्बन, जब कभी भूरे कार्बन और काले कार्बन हिम क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, जो यूरोप में आइस एज बताए थे वैसे ही अमेरिका में भी आए थे। वॉइस सभी को मिल रही होगी, आपको नहीं मिल रही, अपना देखिए अपने एंड पर, वॉइस सभी को आ रही है। क्या लिखा आप लोगों ने कि जब कभी ये हिम क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं तो ये पृथ्वी के एल्बिडो को घटा देते हैं, तो ये पृथ्वी के एल्बिडो को घटा देते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जितने भी डस्ट पार्टिकल अब आए, ये क्या करते हैं कि एक डस्ट पार्टिकल क्या करता है, जलवाष्प को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो जलवाष्प के कण इसके चारों तरफ बैठने की कोशिश करेंगे, और जब जलवाष्प के कण इसके चारों तरफ बैठ जाएंगे तो होगा क्या कि यही बादल है। बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर वाटर पार्टिकल नहीं है, डस्ट पार्टिकल है, तो भी बादल नहीं बनेंगे, और केवल डस्ट पार्टिकल है और केवल वाटर पार्टिकल है और डस्ट पार्टिकल नहीं है तो भी नहीं बनेंगे, या वाटर पार्टिकल नहीं है और डस्ट पार्टिकल है तभी भी नहीं बनेंगे। इन दोनों का होना ही जरूरी है। जब दोनों होंगे तो जैसे जैसे वायु ठंडी होगी वैसे वैसे इनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ठंडी कब होगी, जब हवा ऊपर उठेगी, और जैसे ही हवा ऊपर उठी वैसे ही डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की दोस्ती हुई। एक पानी की बूंद में 80 लाख वाटर वेपर होते हैं। कितना? एक पानी की बूंद में वाटर वेपर होते हैं 80 लाख। एक सामान्य पानी की बूंद में, पानी की बूंद अगर मोटी है तो ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? तो देखिए अब, तो इसने क्या किया, आर्द्रता को खींचा, इसलिए डस्ट पार्टिकल को एक नाम दिया जाता है आर्द्रता ग्राही नाभिक। नाम क्या दिया? ग्राही नाभिक। तो यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे उपयुक्त आर्द्रता ग्राही नाभिक कौन सा है? धूल के कण, वॉल्केनो से निकली हुई आग यानी राख, उल्काओं की राख
या नमक के कण? सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। यूपीएससी कहीं भी पहुंच सकता है। नमक, डस्ट पार्टिकल। और सोचिए कि सबसे बेस्ट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली कौन सा होगा? धूल के कण, नमक, वॉल्केनो से निकली, अच्छा ऑल, सभी। तो सभी अगर होते तो यूपीएससी क्वेश्चन क्यों पूछता भाई? अगर सभी होते तो यूपीएससी क्यों सवाल पूछता आपसे? तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सॉल्ट, नमक। अभी मानसून आने वाला है और मानसून में आप देखिए नमक चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मानसून के समय क्या हुआ? आर्द्रता बढ़ गई एटमॉस्फेयर में, उसने उस एटमॉस्फेयर से आर्द्रता को ग्रहण कर लिया। तो सबसे बेस्ट आर्द्रता ग्राही नाभिक कौन सा है? नमक। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो और इसमें अब लास्ट बात संगठन में, इसके बाद अपना संगठन पूरा हो जाएगा। जैसे हमने जलवाष्प को देखा था कि जलवाष्प विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे घटती है और धरातल से ऊंचाई के बढ़ने पर भी घट जाती है। वैसे ही क्या करना है, इसके साथ भी करना है कि धूल के कण अगर विषुवत रेखा से आप पोल की तरफ गए तो भी डस्ट पार्टिकल क्या हो गए? घट गए। ठीक, और अगर आप धरातल से हाइट की तरफ गए तो भी डस्ट पार्टिकल घट गए। दोनों घट जाएंगे, हाइट के बढ़ने पर भी घट जाएगा और अगर आप इक्वेटर लाइन से पोल की तरफ गए तभी भी डस्ट पार्टिकल घट जाएंगे। बात क्लियर है मेरी? ठीक है, तो हम अब चलते हैं इसके टॉपिक के सेकंड पोर्शन पर, यानी संगठन, तो सॉरी संरचना। देखिए, यह है अपना सी लेवल, समुद्र का तल। ठीक है, समुद्र का तल। अब समुद्र के तल से हम ऊपर चले गए 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना गए? 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस पूरे जोन को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। बात समझ गए आप? इसका नाम है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या है, मैंने कहा कि भारी चीज बताई आपको, जस्ट लाइक CO2, जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल, जस्ट लाइक वाटर वेपर। ये भारी चीजें बताई मैंने आपको। तो ये तो तीनों ही डेफिनेटली 99% कहां मिलने वाली है? 99.99 किसमें मिलेंगी? इसमें, क्षोभ मंडल में। बात समझ गए आप? और आपको मैंने ये भी बताया कि वाटर वेपर और CO2 दोनों क्या है? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस, GHG। नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि CO2 भी प्रकृति ने दी हमें और वाटर वेपर भी दिए। बात समझ गए आप? तो 99% CO2, 99% डस्ट पार्टिकल और 99% वाटर वेपर कहां पर है? क्षोभ मंडल में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी को पढ़ा है कभी, उन्होंने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर पे जाने पर कम होता है। यानी अगर हम माउंटेन पर 1 किलोमीटर हाइट पर चढ़े
तो जितना तापमान धरातल पे था उससे कितना कम हो जाएगा? 6.5। बात समझ गए आप? अच्छा, अब देखो पीसीएस क्या क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य ताप पतन दर कितनी होती है। सामान्य ताप पतन और दर यानी NLR, नॉर्मल लैप्स रेट, कितनी है? आप आंसर सीधा लगा देंगे 6.5। बात समझ गए आप? लेकिन अब यूपीएससी क्या काम करेगा? यूपीएससी इस आंसर को क्वेश्चन बनाता है। वो आपसे क्या कहेगा कि सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। किसकी? क्षोभमंडल में। 1 किलोमीटर पे कितना है ये? इसके संभावित कारण हो सकते हैं। सही का चुनाव करें और उचित कूट को पहचानें। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझा आप लोगों ने? सीधा अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो किसके लिए पूछा? पीसीएस। और अगर आपके पीसीएस वाले आंसर को वो क्वेश्चन बना ले और उसके रीजन आपसे पूछे तो क्या करेगा? यूपीएससी। यही डिफरेंस है पीसीएस और यूपीएससी में। तो पीसीएस बनने के बाद आपको कुछ डाटाओं के साथ भी रखना पड़ेगा और कुछ आपको डिसीजन मेकिंग भी दिखानी पड़ेगी। तो दोनों का मिला जुला रूप है पीसीएस। लेकिन यूपीएससी में डाटा का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपकी डिसीजन पावर आ जाएगी। तो आपको ये डाटा दे दिया है, अब ये क्या ऐसा कर रहा होगा? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपके पास इसका आंसर होगा। अब हम आंसर ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो जिनका सवाल ये था कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है, वो अब अपना थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए कि क्यों कम हो जाता है। देखिए भाई, सन से जो लाइट आएगी वो कैसी है? शॉर्ट वेव आ गई। और आप सभी जानते हैं शॉर्ट वेव है तो आवृत्ति ज्यादा होगी, और ज्यादा अगर आवृत्ति हुई तो इसको हमारा वायुमंडल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। केवल कौन करेगा? जलवाष्प। और ऊपर जलवाष्प किस में है? क्लाउड। बात समझ गए आप? क्योंकि ऊपर जलवाष्प क्या करेगी? बिना डस्ट पार्टिकल के जलवाष्प भी क्या करेगी? तो जलवाष्प क्लाउड के फॉर्म में है या क्लाउड में जलवाष्प है, तो ये कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को नीचे भेज देगा। अब जितनी भी लाइट आई, ये लाइट हमारा धरातल एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है? एक कृष्णिका। अब कैसे लिखते हैं यार वो कृष्णिका, तुम देख लेना। ब्लैक बॉडी कहते हैं इसको, ब्लैक बॉडी, कृष्णिका, है ना? मेरी हिंदी उतनी अच्छी है जितना आपकी इंग्लिश। बात समझ गए ना? तो अपना हिंदी हिंदी थोड़ा देख लेना, है ना? मात्रा आगे पीछे लग जाए लेकिन यहाँ समझ लीजिए थोड़ा उसको। तो इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी कौन सी चीज हुई? वो सभी चीजें ब्लैक बॉडी कहलाती हैं जो जितनी भी लाइट उसकी तरफ भेजी जाए उस सभी को एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना रेडिएशन शुरू कर दे, विकिरण इसमें से निकलना शुरू हो जाए। तो हमारा धरातल क्या करता है? जितनी भी लाइट आती है उसको एक बार एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो विकिरण वापस जा रही है वो विकिरण कौन सी है? लॉन्ग वेव्स। अब ये इनको एब्जॉर्ब करके गर्म होगा। बात समझ गए? और जब ये पार्थिव विकिरणों से गर्म होने वाला है तो नीचे से गर्म होगा, ना कि ऊपर से। बात समझ गए? तो पहला कारण लिख लीजिए इसका, लिखो सामान्य ताप पतन दर का। सामान्य, पहले ये लिखो आप सेंटेंस में, क्षोभमंडल में ऊंचाई पर जाने पर, क्षोभमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से कम होता है। प्रति किलोमीटर की दर से
कम होता है, इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि नंबर वन डालिए, लिखिए, हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता, बल्कि काटो, ये लिखो क्योंकि ये किरण शॉर्ट वेव्स में आती हैं या लघु तरंगों में आती हैं या शॉर्ट वेव्स होती हैं, जिनकी आवृत्ति अधिक पाई जाती है, हो गया। हम आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है, क्योंकि ये दीर्घ तरंगे हैं, इन्हें हमारा वायुमंडल अवशोषित कर सकता है, बात समझ गया? अब सुनिए, तो हमारा वायुमंडल कहां से गर्म होगा? नीचे से ऊपर की तरफ, ना कि ऊपर से नीचे। तो लास्ट लाइन लिख लीजिए, हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, तो पहला रीजन मैंने क्या बताया, कहां से गर्म होगा? नीचे से ऊपर की ओर गर्म होगा। नंबर सेकंड थिंग, दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, वायुमंडल का सबसे अधिक प्रेशर कहां पर होगा? अगर ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो यहीं पर होगा, क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि सारी लेयर का प्रेशर है इसके ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर आपको ऊपर डाला जाएगा, आप उतना ही गर्म दिमाग के हो जाओगे। और बहुत सा, अभी जैसे आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत, वो ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाया तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। या काफी सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो प्रेशर को नहीं डील कर पाएंगे, और डील जब नहीं कर पाते तो वो भी कभी कभी फांसी लगा लेते हैं। ऐसी भी घटनाएं आपने सुन ली होंगी। क्लियर? तो जितना प्रेशर जिसके ऊपर डाला जाएगा वो उतना ही, यानी उसका दिमाग गर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ अनेकों विचार टकरा रहे होंगे आपके दिमाग में। तो यहाँ पर भी जब कण आपस में टकराते हैं तो यहाँ नीचे ऊष्मा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऊपर, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। तो वायु दाब, सेकंड रीजन क्या हुआ? वायु दाब। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नंबर थर्ड, तीसरा रीजन सुनिए। तीसरा रीजन क्या है? नीचे क्या क्या चीजें हैं? आप, वाटर वेपर है, क्लियर? नीचे है डस्ट पार्टिकल,
और नीचे ही अवेलेबल है CO2 और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें। दोबारा सुनिए, नीचे ही सबसे भारी चीजें थी, कौन सी? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, CO2 और बाकी जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जब ये सभी निचले वायुमंडल में है तो ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? निचला वायुमंडल। बात समझ गए आप? तो अब नीचे सबसे धरातल पे क्या मिलेगा? जहां आप रहते हैं आपके पास में CO2 है, क्योंकि आप ही गाड़ी चला रहे हैं, आप ही लकड़ियां जला रहे हैं। पहले आप लोग अभी जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछा गया 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए शुरू की गई? यह है BPL गृहिणियों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि ये जलवायु परिवर्तन को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। बात समझ गए? तो जलवायु परिवर्तन कैसे रोकेगा? क्योंकि जब लकड़ियां कम जलेगी तो अपने आप पॉल्यूशन कम होगा। तो आपके पास में पॉल्यूशन आपके एरिया में ज्यादा है, और जब आपके एरिया में ज्यादा है तो आप लोग हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पूरा एटमॉस्फेयर। यहां से जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो 3 चीजों को याद रखना है बिल्कुल। इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन आए, एक ऑप्शन और आ सकता है, ये ध्यान रखिए, ये आ सकता है घर्षण। क्योंकि प्लेट्यूज, माउंटेन्स, सभी चीजें यहीं पर हैं, ऊपर हवा में तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसी मंडल में यानी कि क्षोभ मंडल में 0 से 3 किलोमीटर तक की लेयर जो बनती है इसे कहते हैं घर्षण मंडल। घर्षण मंडल। जब हवा गुजरेगी तो वो पेड़ों से टकराएगी, पहाड़ों से टकराएगी, अन्य क्षेत्रों से टकराएगी, उसकी वजह से भी वो कभी कभी गर्म हो जाएगी। इनके अलावा जो भी ऑप्शन आए वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं में से होगा तो अगर यहां से बाहर है तो उसको आंख बंद करके निकाल दीजिए। बात समझ गए? तो अब आपके पास में रीजन होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछता है कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, उसको बता देंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, हाइट कम हो जाएगी। और आपसे वो ये पूछे कि अच्छा ये बताओ कि ये काम क्यों करती है, तो ये सारी खींच के मारना उसके मुंह पे। बात समझ गए आप? इसके अलावा कोई भी आपसे इसमें और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से नॉर्मल लैप्स रेट काम कर सके। अब बहुत अच्छी बात सुनिए, मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं प्लस क्या है? वाटर वेपर। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनेंगे? क्लाउड। तो 99.99% क्लाउड भी कहां मिलेंगे? इसमें। बात समझ गए आप? 99.99% क्लाउड का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। जब क्लाउड यहां पर बनेंगे तो वर्षा भी यहीं पर होगी। तो वर्षा भी इसी मंडल में होती है, इसके ऊपर कहीं पर वर्षा नहीं होगी। बात समझ गए आप? बादल मिलेंगे, चक्रवात आएंगे, हवाएं चलेंगी, विक्षोभ आएंगे, बिजलियां चमकेंगी, बिजलियां कड़केंगे, जो भी सारे काम होने हैं वो सभी किस में होंगे? क्षोभ मंडल में। बात क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। तो इस पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर लीजिए। बादल, बिजली, बारिश, ओले वोले जो भी सारे बनेंगे सब इसी मंडल बनेंगे, सभी वायुमंडलीय घटना यहीं पर होने वाली है। आप जानते हैं कि इस हाइट पर टेम्परेचर कितना हो चुका है? अगर मान लीजिए आपका अर्थ के पास में एवरेज टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आप 18 डिग्री तक ऊपर पहुंच गए हैं, 18 किलोमीटर तक, तो इसको आप हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटाते जाइए। आप क्या पाएंगे कि हम लगभग -70 -80 डिग्री तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है इतना, -70 डिग्री -70 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा आपको क्षोभ मंडल के ऊपर। अब हुआ क्या कि सपोज करो ये अपनी अर्थ है, और अब क्या हुआ, मैंने ये बनाया इसका एक मंडल। ये तो है अर्थ
और ये मैंने फर्स्ट जोन बनाया क्या, क्षोभ मंडल। तो विषुवत रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होगी और पोल पर इसकी ऊंचाई कम होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास सन की लाइट ज्यादा मिलने वाली है और पोल की तरफ अगर सन की लाइट जा रही है तो वो कम जाती है। पोल पर ठंड मिलेगी, जहां पर भी ठंड मिलेगी हवा नीचे उतर आएगी और यहां पर आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी तो ये ऊपर उठ जाएगा। बात समझ गया। तो इक्वेटर लाइन के पास कितना है, इतना 16 से 18 किलोमीटर, लेकिन पोल पर अगर जाएंगे तो 6 से 8 किलोमीटर ओनली। बस इतनी सी हाइट है इसकी, 6 से 8 किलोमीटर पोल पर और इक्वेटर लाइन पर 16 से 18 किलोमीटर। अब देखिए 18 से हम चले गए 20 किलोमीटर तक। तो 20 किलोमीटर पर क्या हुआ, एक लेयर मिली हमें, इसका नाम होता है ट्रोपोपॉज। ये लिख रहा हूं मैं, TROPOPAUSE, ट्रोपोपॉज। हिंदी में भी इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। अब देखिए, जैसे आपके पास में इस तरह कोई रिमोट होगा, इस रिमोट के साथ, रिमोट में ऊपर बटन होते हैं, जैसे टीवी के अंदर रिमोट है तो टीवी में आपके पास में ऊपर है पावर और पॉज लिखा है ना उसमें। तो पॉज क्या काम आता है, वीडियो को रोक देने के लिए। आप अगर सीडी अपने किसी में देख रहे हैं तो आपने उसको पॉज कर दिया, तो पॉज किया तो रुक गया। तो ये पॉज का मतलब ध्यान रखना, रुक जाता है। क्या रुक जाता है, इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का घटना, वो बंद हो जाएगा। अब क्यों बंद हो जाएगा ये यूपीएससी पूछेगा, ठीक। तो उसका जवाब ढूंढते हैं क्यों ऐसा होगा। अब 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो दूसरा जोन है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। इसी मंडल में पैंतीस किलोमीटर की हाइट तक क्या मिलता है, एक जोन है, इसमें क्या मिलेगी, ओजोन। बात समझ में आया। 35 किलो 20 से 35 के बीच में क्या मिल रही है, ओजोन। और 20 से 50 के बीच क्या है, समताप मंडल। तो हम ये कह सकते हैं ओजोन कहां मिलती है, समताप मंडल में। क्लियर। अब समताप मंडल का, इसका ओजोन का काम क्या है, सन से जो यूवी रेज आती हैं, कल मैंने आपको बताया था कि ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और कितना परसेंट बताई थी कल, 6%, ठीक। तो जब उसको एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर, जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा क्यों, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम अब ट्रोपोपॉज से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, ना कि घटेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में क्यों ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसका सीधा आंसर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन वहां पे है, इसलिए ओजोन ने क्या कर लिया, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लिया। एक आपका क्वेश्चन बनेगा यहां पे। और दूसरा एक और क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए कुछ संवहनी धाराओं से, यानी संवहनी धाराएं देखेंगे जब नीचे से पवन ऊपर की तरफ उठे, हवा ऊपर उठे, तो जब हवा ऊपर उठेगी तो अगर मॉइस्चर बाई चांस यहां पे चला गया हो, इसमें क्षोभ ट्रोपोपॉज को पार करके यहां चला गया हो, ऐसा 0.1% होता है। मैंने कहा 99.99.1% ऊपर भी मॉइस्चर मिल सकता है। तो वो किससे चला गया हो, संवहनी धाराओं की वजह से चला गया हो।
तो टेम्परेचर कितना मैंने बताया था अभी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। तो इस माइनस टेम्परेचर पे जाके वो जम गया होगा, सॉलिड बर्फ बन गई होगी। और इस बर्फ वाले जो बादल बने होंगे यहाँ पे, उन पर जब सन की लाइट पड़ रही होगी तो वो चमक रहे होंगे। बात समझिए, यहां से कैसे गया, संवहनीय धाराओं से ट्रोपोपॉज को पार कर गया, और ट्रोपोपॉज को पार किया तो सन की लाइट, ये कैसे जम गया वो बादल, और जब सन की लाइट उस पर आ रही होगी तो वो चमक रहा होगा। इस बादल को कहा जाता है नेक्रियस क्लाउड, नेक्रियस बादल। बस समझ गए आप। या इसका एक नाम और भी है, इसे कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। दोनों में से ये दोनों नोट कर लो आप, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। क्लियर, नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो अब क्या होगा कि नीचे धरातल ठंडा है, लेकिन ऊपर तो इफेक्ट खत्म हो गया, ऊपर ठंड नहीं है, ऊपर तो पूरा वायुमंडल ठंडा है। तो समताप मंडल की लेयर क्या होंगी, अगर इस तरह से बनेंगी ऐसे पृथ्वी के चारों ओर, तो इसकी इक्वेटर लाइन पर तो हाइट कम रहेगी, लेकिन क्योंकि यहां पे ट्रोपोपॉज कम है तो ये हाइट बढ़ जाएगी। समताप मंडल की हाइट यहां पे ज्यादा मिलेगी आपको, मोटाई, हाइट नहीं बढ़ेगी, मोटाई, मोटाई का हो, समताप मंडल की मोटाई यहां पे ज्यादा मिलेगी, लेकिन इक्वेटर लाइन पर कम मिलेगी। बात समझ गए। और क्षोभ मंडल की मोटाई पोल पर कम है, इक्वेटर लाइन पर ज्यादा है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, आप सीख गए होंगे। किसी का कोई, हाँ, क्षोभ सीमा पर -80 डिग्री मिलता है। ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि हम ओल्ड एनसीईआरटी लें या न्यू लें, तो आप अगर ओल्ड ले लेंगे तो ओल्ड ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू न्यू। लेकिन जिसको ओल्ड नहीं मिले वो न्यू ले ले, और न्यू और उसमें केवल एक दो चैप्टर में कोई फर्क मिलता है छोटा मोटा, 99.99 दोनों की बुक सही हैं। लेकिन अगर ओल्ड मिल जाती है तो ओल्ड ले लें, और न्यू अगर मिलती है तो न्यू ले लें। आपको चीजें सीखनी है, सीख आप न्यू से भी सकते हैं और पुरानी भी से सकते हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, 52 किलोमीटर के आसपास यहां पर एक सीमा बनती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज, पॉज का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, रुक जाना। क्या रुक गया, टेम्परेचर का बढ़ना। क्यों रुक गया भाई, क्यों ये ऐसा हो गया कि टेम्परेचर बढ़ना रुक गया, क्योंकि हमें मालूम है ओजोन खत्म हो गई। क्योंकि ओजोन अब इसके ऊपर मिल ही नहीं रही, गाड़ी में पेट्रोल खत्म, गाड़ी रुक गई, फिर नॉर्मल कंडीशन लागू हो गई। तो नॉर्मल कंडीशन कहां मिलेगी, इसके ऊपर। तो यहां 80 किलोमीटर के आसपास तक एक जोन मिलता है जिसका नाम है मीजो स्फेयर। इसे कहा जाता है मध्य मंडल। 52 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। बात समझ गए आप। अब इसके लिए दो चीजें आप याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि CO2 O3 खत्म हो गई है और वापस नॉर्मल कंडीशन आ गई जैसी कंडीशन यहां थी। तो हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा। और नंबर सेकंड थिंग, जो उल्काएं, अभी मैं आपका एग्जांपल दे रहा था, उल्काएं जब गिरेंगी तो वो मध्य मंडल के बाद ही जलना शुरू होंगी। इसके ऊपर वायुमंडल बहुत ज्यादा विरल है, वहां डेंसिटी नहीं है, तो वहां पे घर्षण इतना नहीं हो पाता।
और जब घर्षण नहीं हो पाएगा तो ये जल भी नहीं पाएंगी, तो मध्यम मंडल के बाद ही जलना शुरू होंगी। तो दो बातें याद रखेंगे, एक उल्काएं जलेंगी यहां पर, और दूसरा क्या कम होगा, टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। दो के अलावा तीसरी कोई चीज इसमें से नहीं पूछी जाएगी आपसे। क्लियर? अब देखिए यहां 82 किलोमीटर तक, फिर वही मीजोपॉज, पॉज का मतलब रुक जाना, क्या रुक गया, हाइट का अकॉर्डिंग टेम्परेचर का घटना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब हम सन के पास जा रहे हैं, और जब सन के पास जा रहे हैं तो अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तापमान को कम कर सके। क्लियर? तो अब हम सन के पास चलते हैं। 82 किलोमीटर से अब जो भी कुछ बच गया, जो भी कुछ बचा है, इस पूरे को बोला जाता है थर्मोस्फेयर। इसे कहते हैं ताप मंडल। क्लियर? इस ताप मंडल को दो भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट, आयनोस्फेयर, यानी आयन मंडल। क्लियर? और एक भाग इसका होता है एक्सोस्फेयर, यानी बाह्य मंडल। क्लियर? आयनोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 82 किलोमीटर से लगभग 360 किलोमीटर तक होती है, और इसकी जो हाइट होगी वो 360 किलोमीटर से जो भी कुछ बच गया है वो ये है। थर्मोस्फेयर क्या है? 82 किलोमीटर से ऊपर जो भी बचा वो सारा क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज आयनोस्फेयर, नंबर सेकंड इज एक्सोस्फेयर। द हाइट इज आयनोस्फेयर इज बिटवीन 82 से 360, एंड 362 जो भी कुछ बचा है वो क्या है? एक्सोस्फेयर। अब देखिए इस आयन मंडल में इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो कि सन की लाइट की प्रेजेंस में कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। आवेशित गैसें मिलती हैं। आवेशित कब होंगे? सन की लाइट से। जैसे डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर, कभी कभी जी लेयर भी बन जाती है। बात समझ गए आप? और जिसको कभी मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास में कोई डाउट है, और आप उस डाउट को कभी पढ़ते हुए कभी आपके सामने डाउट आ गया, और आप उसको यहाँ पे मैंने उस कमेंट में नहीं देखा, मान लीजिए चैट में नहीं देखा, तो आप ऐसा करिए, ये मेरा नंबर है, इस पे फोन कभी मत करना, है ना। हालचाल पूछने के लिए कोई मैसेज वैसेज मत करना, क्योंकि मैं खुश रहता हूं। बात समझ गए? हालचाल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करने के लिए इस पे कभी भूल के भी मैसेज मत करना। और शाम को 9 बजे के बाद कभी मत करना, दिन में मैसेज करना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा, हो सकता है कि एनसीईआरटी में कोई लाइन ना समझ में आई हो सकता है कोई बुक पढ़ते वक्त कोई लाइन ना समझ में आई हो, या हो सकता है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो। आपको 101% उसका आंसर दिया जाएगा, लेकिन आप केवल मैसेज करें, फोन कभी ना करें। बात समझ गए? और मैसेज केवल दिन में करें, रात को 9 बजे के बाद कोई मैसेज ना करें, ये इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। अब देखिए
मैंने कहा सन की लाइट के प्रेजेंस में डी, ई, एफ और जी लेयर बनेंगी। इन लेयर्स का काम क्या है? हमारी अर्थ पर कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना। अब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे बनेगा? सपोज करिए दिल्ली के अंदर हम लोग बैठे हैं और दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन है। क्लियर? अब इस दिल्ली के रेडियो स्टेशन से मैं चाहता हूं कि जो भी मैं टेलीकास्ट करूं वो केवल दिल्ली में सुनाई दे और दिल्ली से बाहर वो सुनाई ना दे। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इनको लॉन्ग वेव्स में, क्योंकि अगर आवृत्ति बढ़ा दूंगा तो शॉर्ट वेव में तब्दील हो जाएगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो ट्रेवल ज्यादा दूर करेगी, तो मुझे तो शॉर्ट डिस्टेंस में भेजनी है, तो मैं यहां से दीर्घ तरंगे भेजूंगा। ये लो जी, भेज दी मैंने। ये डी लेयर से टकराएगी और टकराने के बाद कहां आ गई? पूरे दिल्ली में वापस आ गई, और दिल्ली वाले एक चैनल सुन रहे हैं, रेडियो मिर्ची। बात समझिए आप मेरी? तो आप देखते हैं जितना भी रेडियो मिर्ची और ये जो लहसुन प्याज जो भी कुछ आता है, ये सभी कितना है? 86 पॉइंट ये और 96 पॉइंट ये, मतलब जो भी कुछ आ रहा है, ये कोई भी चैनल 100 की बैंड से ऊपर नहीं है। बात समझ गए? यानी आवृत्ति कम है। आवृत्ति कम है का मतलब ये दीर्घ तरंगे होंगी। अगर सपोज करिए कि मैं चाहता हूं कि कोई विविध भारती के जैसा चैनल चले और ये पूरे भारत में सुनाई दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इसी स्टेशन से मैं थोड़ी शॉर्ट वेव्स छोड़ूंगा और वो यहां से टकराएगी, वो डी को पार कर जाएगी, क्योंकि डी का तो काम ही नहीं है लौटाना, तो अब वो ई तक पहुंच जाएगी। ई से टकरा के वो इंडिया में पूरा फैल जाएगी और पूरा इंडिया विविध भारती का मजा ले रहा है। बात समझ गए? अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में ही टेलीकास्ट करूं, जैसे हमारा फोन, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में खड़े होकर के बात करिए, इंटरनेट आज के दौर में, जिससे आप बैठ करके ऑनलाइन क्लास का मजा ले रहे हैं, है ना? तो आप भी सुकून में है, टीचर भी सुकून में है। आप इसलिए सुकून में है क्योंकि क्लास में जहां बैठने की मारा मारी होती है, यहाँ पे लेटने की पूरी व्यवस्था आपके पास में होगी, क्योंकि भारतीय आदमी कभी वहां तो बैठता ही नहीं जहां लेट ना पाए, है ना? तो आप लेट के लो, लेट के बैठो, या फिर आप लेट के क्लास लो, बैठ के क्लास लो, जैसे भी आप ले सकते हो अपनी क्लास लें। टीचर इसलिए सहूलियत है क्योंकि टीचर के आने जाने का टाइम बच रहा है और सीधा आपके साथ जुड़ करके वो क्लास कर पा रहा है। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो, जो मैंने अभी बोला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से जो सिग्नल मुझे छोड़ने होंगे वो बहुत ज्यादा शॉर्ट छोड़ने होंगे, शॉर्ट वेव्स में, जिनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, तो वो डी और ई लेयर को पार कर जाएगी और एफ लेयर से टकराएगी और धरातल पर आ जाएगी, और सभी लोग इसका पूरे इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है फोन का यूज कम करो, है ना? क्लास लेने के लिए नहीं, बात करने के लिए। क्लास लेने के लिए पूरा करो। बात समझ गए? तो ये क्या कर रही है? नंबर 1 काम कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखेगी। नोट कर लीजिए, कम्युनिकेशन सिस्टम संचार व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हेल्प करने वाली है। डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। अब देखो, मैंने आपको इसमें एक चीज बताई कि ये लेयर जब बनेंगी तो किसकी प्रेजेंस में बनेंगी? सन की लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन अगर सन की लाइट नहीं हुई तो, या सर्दियां पड़ रही हैं अपने एरिया में तो, क्योंकि सर्दियों में तो कोहरा पड़ता है, सन की लाइट मिलती नहीं है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये लेयर्स आपस में मर्ज कर जाएंगी, और होगा क्या कि जब आपस में ये लेयर्स मर्ज कर जाएंगी तो एक लेयर का काम दूसरा करना शुरू करेगी। उस वक्त क्या होगा? हम दिल्ली का चैनल दिल्ली वालों को सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुन तो रहे हैं यूपी वाले भी। तो आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसने क्या किया, कुछ साउंड वेव कहां भेज दी उसने? डी ने, मैक्सिमम को तो डी ने भेजा, लेकिन कुछ को ई ने भी भेजा, और जब ई ने भेजा तो ये तो क्या करेगी? पूरे बड़े एरिया में फैला देगी, और उसने फैला दिया तो यूपी वाले भी और सराउंडिंग जितने स्टेट हैं वो भी इसका मजा ले रहे हैं। और अच्छा एग्जांपल देखो इसका आप, जैसे मानिए कि जब आपके घरों में कभी डिश कनेक्शन नहीं होता था, उस वक्त आपने पड़ोसी की तरफ एंटीना घुमा के डिश का कनेक्शन लिया होगा, है ना? कभी कभी चैनल कैच किए होंगे।
उस वक्त दो लोगों की उसमें आवश्यकता पड़ती थी, एक ऊपर एंटीना घुमाने वाले की और एक नीचे बताने वाले की कि अब आ गया, अब नहीं आया। बात समझ गया मेरी? तो उस वक्त जब आपने एंटीना घुमाया तो रात को तो आपका जो सिग्नल आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा था आपके टेलीविजन में, लेकिन जैसे जैसे सन निकलता है वैसे वैसे क्या होगा, ये सिग्नल गायब होना शुरू हो जाएंगे। क्यों गायब हो गए? क्योंकि रात के समय सर्दियों में क्या हुआ, जिस वायर की तरफ आप इसको घुमा करके ले रहे थे वहां से ओस की कणों ने, ओस यानी कि पानी, वाटर पार्टिकल्स, उन्होंने एक चेन बनाई हुई थी और साउंड वेव को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो होती है, और ये एक माध्यम इसने बनाया, साउंड वेव यहां से आई, एंटीना ने कैच किया और आपको भेज दी। लेकिन जैसे ही सन निकला तो कोहरा तो चला गया और ये चेन ब्रेक हो गई। तो उस वक्त कहते हैं मैंने कहा था कि एंटीने को हाथ मत लगाना, है ना, वो सारी बात आ जाती है उसमें जो एंटीने को हाथ लगा रहा है। लेकिन हुआ वास्तव में क्या कि ये चेन ब्रेक हो गई। तो गर्मियों में तो ये अलग अलग सेपरेट रहेंगी, लेकिन सर्दियों में आपस में मर्ज हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इसका सेकंड वर्क क्या है, दूसरा काम। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी अर्थ में एक मैग्नेट है या नहीं? अर्थ में मैग्नेट है, हालांकि वो बड़ी नहीं है, छोटी है, इसको छोटी कर लेते हैं, ये लीजिए। क्लियर? अब ये इसको कहते हैं दंड चुंबक। इसका नॉर्थ यहां है, साउथ इधर, और जो हम अर्थ पर देखते हैं अर्थ का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर। ये कैसे होती है ये हम जियोमॉर्फोलॉजी समझाऊंगा मैं आपको, अभी का टॉपिक नहीं है। ठीक, तो इसका कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, हर चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या काम करेगा, सन से जो लाइट विद्युत चुंबक की तरंगे आ रही हैं उनको रोकने का काम करता है ये क्षेत्र। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो बहुत सारी हानिकारक किरणें हमारी तरफ चली आती। तो सन की लाइट क्या करेगी, जहां पे ग्रेविटी हमारा ज्यादा कहां है, पोल के पास, तो जब ये टकराती है पोल के पास, सन की लाइट टकराएगी तो पोल पर चमक उत्पन्न होगी। इस चमक को कहा जाता है अरोरा। अरोरा, अरोरा क्या है, ध्रुवीय प्रकाश या ध्रुवीय चमक। कैसे उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या टकराई, किसकी किरणें, सन से आने वाली, सन से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे टकराई। आयन मंडल में, हाँ, स्पेस स्टेशन अभी थर्ड पॉइंट बताने वाले हैं। यस, व्हाट्सएप नंबर है, फोन वाले नंबर क्या करना है, कौन है ये? हाँ, दिन रात में बनी होती है दोनों लेयर। सैटेलाइट्स भी इसी लेयर में भी छोड़ी जाएंगी, नीचे भी छोड़ी जाएंगी, इसके ऊपर कोई सैटेलाइट नहीं होते। तो होता क्या है कि ये सभी लेयर, यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है इससे सन से आने वाली लाइट टकराएगी और टकरा करके ध्रुवीय चमक पैदा होगी। तो इसका हिंदी में नाम होता है ध्रुवीय प्रकाश, इंग्लिश में इसको कहते हैं अरोरा। जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पोल पे बनता है उसका नाम होता है अरोरा बोरोलियस। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसका नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलाइड। इस बात का ध्यान रखें, ये कहां बनेगा, नॉर्दर्न पोल पर, और ये कहां बनेगा, सदर्न पोल पर। क्लियर? तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इरेज कर दो इसको मैं।
तो दो बातें अपनी कंफर्म हुई। नंबर 1 कि ये लेयर कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखेगी, और नंबर सेकंड थिंग, इसमें अरोरा का फॉर्मेशन होता है। अब नंबर तीसरी बात आप याद रखेंगे कि इसी लेयर में क्या छोड़ी जाएगी, सैटेलाइट्स, यानी कि अपना स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशंस यहीं पे स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें साउंड वेव से ही काम करना है। नीचे जैसे ओबामा ने कहा कि ओसामा को ढूंढो, और यहाँ पे यूएस मिलिट्री काम कर रही है, तो स्पेस स्टेशन वालों ने यहाँ से ढूंढ के बताया कि वहां पर है, और इनमें कम्युनिकेशन स्थापित हो सका। अगर मानिए इस लेयर के ऊपर हम इसको स्थापित कर देंगे, तो ओबामा तो कहेगा वो तो टकरा के यहीं से वापस आ जाएगी, ये लोग ऊपर ताश खेलते रहेंगे। तो इनका काम क्या है कि नीचे आओ और कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखो। तो इसी के अंदर क्या लगाई जाएंगी, स्पेस स्टेशन इसी में लगाए जाएंगे। तो 3 चीजें आपको इस लेयर में ध्यान रखनी है। नंबर फर्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना। नंबर सेकंड कि इसके अंदर क्या बनेगा, अरोरा। और नंबर थर्ड, स्पेस स्टेशन। क्लियर? तो ये था आपका। और एक्सोस्फेयर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है थर्मोस्फेयर में पूरे में, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप सन के पास जा रहे हैं। एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल बहुत ज्यादा विरल है, इसको आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो ये था अपना पहला टॉपिक, वायुमंडल के संगठन और उसकी संरचना। ठीक है, तो कल अपना टॉपिक अपन देखेंगे, जो नेक्स्ट अपने जो सिलेबस नोट किया है उसके अंदर जिस सीरीज में मैंने लिखा है क्लास उसी सीरीज में चलने वाली है। तो आप एनसीईआरटीज को उसी सीरीज में पढ़ के रखें, यानी कि जो भी टॉपिक है उससे पहले आप उसको पढ़ के रखें, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।